एक बार कराची में हम मीर जफरुल्लाह खान जमाली मरहूम का इंटरव्यू करने गए। मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि सर, आप तो बड़े मिलनसार, आजिज और हौसलामंद इंसान हैं, आप भी जर्नैलों के साथ नहीं चल सके? थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहते हैं, शाह जी, अगर उनके 99 मुतालबात माने और एक न माने तो ये आपको कब्र तक नहीं छोड़ते। और जानते हैं वो 100वां मुतालबा क्या होता है? और क्या आप जानते हैं वो 100वां मुतालबा क्या होता है? कहने लगे, वो 100वां मुतालबा ये होता है कि आप हमें अपना कान काटने दें। कहने लगे, मैं वो भी कटवा लेता। फिर ये कहते हैं दूसरा काटने दें, और फिर दूसरे के बाद भी रोकते नहीं। अब आपको सवाल का जवाब मिल गया? मैंने कहा, सर बिल्कुल मिल गया। दूसरे कान के बाद जमाली साहब का इशारा नाक कटवाने की तरफ था। मैंने सोचा पीपल्स पार्टी और नून लीग 26वीं और 27वीं तरमीम करके अपने दोनों कान तो कटवा चुके हैं, अब बारी आई है मादरत के साथ नाक की। जरदारी साहब कुछ चू चरा और इतराज कर रहे हैं, लेकिन इंतहाई मादरत के साथ नून लीग को तो मुबैना तौर पे नाक कटवाने पर भी इतराज नहीं। वो इसके लिए भी तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि अब हमारे लिए रास्ता यही बचा है। अवाम में जाने की सकत नहीं रही यार, या तो इक्तदार के साथ इख्तियार हो तब भी कोई बात है, जब इक्तदार की कुर्सी पर आप बैठे हों और मुकम्मल इख्तियार किसी और के पास हो, तो फिर कम अज कम अपनी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है। पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर तमाम मेरे मोहतरम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जहां जहां पे सुबह है सुबह बखैर, और जहां जहां पे शाम है शाम बखैर। अब जानते होंगे कि आज 18 मई 2026 की तारीख है और दिन है पीर का, यानी सोमवार का। आज से एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है, और कहा जा रहा है कि न सिर्फ बैन अल-अक़वामी तौर पे बल्कि अंदरूनी तौर पे भी ये हफ्ता बड़ी अहमियत का हामिल होगा। किस तरह? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब फैसला करना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का क्या करना है, ईरान की जंग का क्या करना है। फेस सेविंग के लिए एक बार फिर ईरान पर गोला बारूद की बारिश की जाएगी, या कोई सेंस प्रिवेल करेगा और डोनाल्ड ट्रंप को रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि अंदरूनी तौर पर उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। और 50% अमरीकी जो है वो अपने मसाइल का जो सबब है, जो अपने मसाइल की जड़ है, वो डोनाल्ड ट्रंप को करार देते हैं। इसी तरह कांग्रेस में भी उनकी मुखालफत रोज बरोज बढ़ रही है। अगर वतन अजीज की बात करें तो यहाँ पे जो 28वीं तरमीम है उसका गुलगुला है, यानी 28वीं तरमीम में, यानी जो कुछ 26 तरमीम में या 27वीं में हासिल नहीं किया गया, वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है इसमें 28वीं तरमीम में। अब तो राना सनाउल्लाह ने जो है वो कंफर्म कर दिया है कि जो वोटर है वो 18 साल का वोटर पागल होता है, उसमें अकल नहीं होती, तो वोटर की जो उम्र है वो 25 साल की जा रही है। लेकिन हमारे पास एक नुस्खा है। नुस्खा ये है कि वोटर्स का हक जो है वो किसको होना चाहिए। ये आप मुलाहिजा करें, इससे जो जर्नैलों के जुमला मसाइल हैं वो जो है ना वो हल होने की काफी उम्मीद है, वरना वैसे जो है वो मुश्किल है। तो हल हम इनको बताते हैं कि अगर आप ऐसा कर दें कि अब वोटर की उम्र बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा, सो इसे मैनेज करना आसान हो। वैसे तो हमें खूब अंदाजा है कि अगला जर्नैल ज़दा इलेक्शन कैसे होगा, लेकिन जर्नैलों की खटपुतलियों ने भी तो जर्नैल प्रस्ती के औज
आपस में कमीशन का तनासब तय करना है। यानी जर्नैलों तो वो तो है, लेकिन कमीशन भी तय होना है ना कि किसको कितनी सीटें जो है वो मिलनी है। ये सब ड्रामा इसलिए कराया जा रहा है, वरना इलेक्शन की नीयत और ख्वाहिश तो किसी की भी नहीं। बहरहाल ये जानकर मैट्रिक दौर का एक वाकया याद आ गया। हमारे इंग्लिश टीचर हुआ करते थे हमीद साहब, और क्लास इंचार्ज भी। पहला पीरियड भी उनका होता था। अप्रैल की सुबह एक स्टूडेंट जैकेट पहनकर आ गया। जनूबी पंजाब में अप्रैल की सुबह सर्द नहीं हुआ करती। उन्होंने ऐनक उतार कर उसे गौर से देखा और कहा, बेटा इस जैकेट से तो तुम्हारी सर्दी दूर न होगी, ऐसा किया करो, रजाई पहनकर आया करो। तो यही अर्ज करता हूं कि जर्नैलों और उनकी खटपुतलियों से कि वोटर की उम्र बढ़ाने से तो आपका मसला हल न होगा। ऐसा करें कि वोट का हक फौज और मौजूदा हुक्मरान तबका और उनकी आल औलाद तक महदूद कर दें। यानी सिर्फ फौज वोट डाले, वर्दी जरूरी हो वोट के लिए, और ये जो हुक्मरान खानदान है इनकी जो आल औलादे हैं वो वोट डालें। जी, मुल्क खुदादाद में कुल मिलाकर 7 लाख के करीब फौजी हैं, जिनका वोट इनके कप्तान, मेजर, कर्नल डाला करें, और हुक्मरान तबके की आल औलाद और रिश्तेदारों के वोट उनके खानदान का सरबरा डाल दे। यानी इसका शरीफ खानदान का नवाज शरीफ डाल दे, और काफली का चौधरी शुजात डाल दे, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी का जरदारी डाल दे, सरबराह वोट डाल दे। वही अयूब खान वाला बीडी सिस्टम। मैंने आपको पहले बताया ना कि 80,000 टोटल वोटर्स थे जो है ना वो फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में। बाकी रह गई रियाया, तो इनको जूते मार मार के निकाल दो और कहो कि हम ब्रेन गेन कर रहे हैं, हम ब्रेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मुल्क के खुदादाद में ब्रेन सिरे से मौजूद ही ना हो। यानी जिसका ब्रेन हो, जिसके सर में एक पाव का या जितना होता है दिमाग हो, तो उनको मुल्क से जो है वो जूते मार कर निकालें। क्योंकि असल मुसीबत तो ये दिमाग ही है जो सोचने पे उकसाता है। बंदा सोचता है तो अपने मसाइल हल करने की कोशिश करता है, रोटी रोजी मांगने की बजाय कमाने का सोचने लग जाता है। जब कमाने की कोशिश करता है तो बड़े नाराज हो जाते हैं और फौज हरकत में आ जाती है बंदूकें लेकर। ना दिमाग हो, ना लोग सोचें, ना रियाया को वोट मिले और कोई तब्दीली हो। वोटर की उम्र कम करने वाली जैकेट से सर्दी नहीं उतरेगी। जर्नैल जो है वो रजाइयां पहन लें, उसके बगैर कोई जो है वो हल नहीं है। और मुझे समझ नहीं आती दुनिया में, मैंने एक दफा आपको बताया था कि जो फील्ड मार्शल्स है ना, आप उनकी डॉक्यूमेंट्री देखें आप हैरान रह जाएंगे। अब देखें रूस के जिकोफ को, फील्ड मार्शल जिकोफ, किस तरह स्टालिन ग्राड पे उन्होंने नाजियों का मुकाबला किया। और ये वो जंग थी जिसमें जर्मनी को शिकस्त हुई और दूसरी आलमी जंग खत्म हो गई। ये फील्ड मार्शल जिकोफ थे। अब फॉक्स ऑफ डेजर्ट देखें, सहरा की लूमड़ी, फील्ड मार्शल जनरल रोमेल, जर्मन। इन्होंने पूरा अफ्रीका फतह करके एडोल्फ हिटलर को दिया। ये फील्ड मार्शल थे। आप देखें फील्ड मार्शल मोंटगोमरी। फील्ड मार्शल मोंटगोमरी दूसरी जंग अजीम में मुत्तहिदा अफवाज के सरबराह थे, और उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं, उनकी जो चालें हैं, वो आजकल मिलिट्री सिलेबस का हिस्सा हैं। लेकिन यहां वतन अजीज में हम देखते हैं कि ये फील्ड मार्शल्स जो है वो इतने डरते क्यों हैं। अयूब खान ने क्या किया? अयूब खान ने चुन चुन के 80,000 बीडी मेंबर बनाए। इतना खौफ। अब जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, तो जनरल आसिम मुनीर बजाय नौजवानों को शरीक करने के कि वो मामलात में शरीक हों, वो पोर्न से हटें, वो सियासत में आए, वो सोचें, सोच समझकर वोट दें, अपने आइडियल बनाएं और फिर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें।
یہ جو نوجوان ہوتے ہیں یہ کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں. یہ اگر پوچھنا تو جاپان سے پوچھیں جسے بوڑھوں کا ملک کہا جاتا ہے, چین سے پوچھیں. یہ نوجوان چلتے پھرتے بم ہیں, لیکن یہ آپ کی پالیسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انہیں کس طرف لے کر جاتے ہیں, آپ انہیں کس شغل پہ لگاتے ہیں. پہلے بھی آپ نے ان کو بے روزگار کر دیا, پہلے بھی آپ نے ان کو غریب کر دیا, وہ نشوں پہ چڑھ گئے, وہ پورن موویز پہ چڑھ گئے, وہ برے کاموں پہ چڑھ گئے. پھر آپ نے پالیسی کے تحت رات کے پیکیجز لگا دیے کہ رات 11 سے صبح تک وہ جو کام کرتے ہیں تاکہ صبح ان کی آنکھیں نہ کھلیں. آپ نے ان کو افیون پہ لگا دیا. ایک دفعہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ یہ جو مذہب ہے نا یہ افیون ہے. خدا نہ خواستہ میری بات کا آپ نے غلط مطلب نہیں نکالنا. وہ اس دور کی تھی کہ ان راہبوں نے لوگوں کو افیون پہ لگا رکھا ہے. یہاں افیون نہیں ہے. طاہر اشرفی کے مطابق سب ٹھیک ہے, مفتی منیب کے مطابق سب ٹھیک ہے, تقی عثمانی کے مطابق سب ٹھیک ہے. بالکل کوئی آواز نہیں نکالنی. ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں 45 لاکھ کا ان کا اجتماع ہوتا ہے, سب ٹھیک ہے, کوئی کچھ بھی جو ہے نا وہ للکارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے افیون پہ لگایا ہوا ہے, افیون پہ. یہ افیون پر جو ہے یہ کتنے بزدل ہوتے ہیں. ایک اور میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب حکم ملا کہ پی ٹی وی کی لائبریری میں جو چلتا پھرتا بھٹو ہے اس کے تمام جو کلپس ہیں, جو تمام فلمیں جو آپ گائے بگائے دیکھتے ہیں بھٹو صاحب کے جلسے کی یا بھٹو صاحب کے اقوام متحدہ کی, وہ آرڈر آیا کہ ان کو جو ہے وہ ضائع کیا جائے. یہ آپ ذرا غور سے جو ہے نا وہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کتنے بزدل ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ اتنی بڑی جو ہے وہ فوج کی یہ سربراہی کیسے کرتے ہیں. ایک دن پاکستان ٹیلی ویژن میں حکم نامہ موصول ہوا کہ ایسی ہر فلم ضائع کر دی جائے جس میں بھٹو دکھائی دیتا ہو. بتائیں, مرنے کے بعد جی 300 کے قریب فلمیں تھیں ٹوٹل. ہم بڑی مشکل میں تھے. پاکستان کی بہت بڑی جو ہے وہ بصری تاریخ کا معاملہ تھا. اگر ایسا ہو جاتا تو آنے والی نسلیں پاکستانی تاریخ کی ایک اہم شخصیت کو چلتا پھرتا اور بولتا دیکھنے سے محروم ہو جاتی. وعدہ کیا گیا کہ اس حکم پر عمل ہوگا. اس رات ہم نے تمام متعلقہ مواد بے حد رازداری سے ٹی وی کے ایک بڑے افسر کے گھر منتقل کر کے صدر جنرل صاحب کو مطلع کر دیا کہ عمل درآمد کر دیا گیا ہے اور تمام جو ہے وہ ریکارڈ ضائع کر دیا گیا ہے. نحوست کے دفع ہو جانے کے بعد سبھی کچھ پی ٹی وی کو ایک بار پھر مل گیا. یہ قصہ آغا ناصر مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. بھٹو کو جو ہے نا وہ جتنی بھی فلمیں پڑی ہیں وہ ضائع کریں, اندازہ کریں. یعنی آپ ایک کام کرتے ہیں, آپ پھر اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بقول ظفر اللہ خان جمالی کے پہلے آپ ایک کان کاٹتے ہیں, پھر دوسرا کان کاٹتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اب ناک کاٹنے دو. اور کاٹی نہیں کاٹی نواز شریف کی. کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اس کی بیٹی نے چھوڑا ہے اس کو منہ دکھانے کے قابل. زرداری کی نہیں ناک کاٹ دی. وہ جو پتنی 10 سال سے قبر میں ٹانگے نہیں بلکہ کمر تک قبر میں پڑا ہے, وہ ممی وہ شجاعت, اس کی جو ہے نا وہ ناک نہیں کاٹی. مقبول صدیقی کی ناک نہیں کاٹی. بلوچ سرداروں کی جام کمال داڑھی دیکھیں, اس کی ناک نہیں کاٹی. وہ سارے اس میں شامل ہیں. یہ یہی کرتے ہیں. اور بزدلی, اتنی کمال کی بزدلی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بزدلی پھر جو ہے نا اگر آپ کرتے ہیں تو ڈنکے کی جو ہے نا وہ چوٹ پر کریں. پھر آپ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ بہرحال کچھ خبریں لے لیں. خبر ہے کہ محسن بیگ صاحب, اب اس نظام کو دیکھیں, یہ رائٹ ہینڈ ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں اگر ایک بھی اینٹ نظام سے نکالی گئی تو پورا نظام گر جائے گا. کون سا نظام؟ یہ نظام ہے, اس کو آپ نظام کہتے ہیں. اور اتنا کمزور کہ ایک اینٹ نکالنے پہ دھڑام سے گر جائے گا. ملکوں کے نظام اس طرح ہوتے ہیں.
آگے بڑھتے ہیں. 2,47,00,000 نوجوان عمران خان کے سپورٹر ہیں. 2,47,00,000. حالانکہ یہ جھوٹ ہے، زیادہ ہے. یہ دعویٰ کیا ہے اس نے، نجم سیٹھی نے. آپ جانتے ہیں نجم سیٹھی کس کی زبان بولتے ہیں. اس لیے جو 18 سال کی عمر ہے اس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. یہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے 2,47,00,000. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پنکی، انمول پنکی، سارے کا سارا جو وزن تھا وہ جرنیلوں نے ڈال دیا ہے زرداری پہ. اور پتہ ہے کتنے نام بتائے جا رہے ہیں؟ 200 نام بتائے جا رہے ہیں. 200 نام کہ وہ زرداری نے بتا دیا ہے کہ اگر 28ویں ترمیم پہ حمایت نہ کی نا تو 200 بندے جو ہے وہ اندر ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس لیے پنکی کو گرفتار نہیں کیا گیا کہ نوجوانوں کو ڈرگز دے رہی ہے، کوکین دے رہی ہے، مستقبل تباہ کر رہی ہے. نہیں، 28ویں ترمیم کروانی ہے. وہ بھیجتی رہتی. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کام نکلنے کے بعد پنکی باہر آئے گی. لکھ لیں. آپ کو پتہ ہے وہ کدھر گئی، وہ فضیلہ عباسی کدھر گئی، اور کتنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے منی لانڈرنگ کے؟ 22 ارب. کدھر گئی وہ؟ کبھی خبر سنی ہے؟ ظاہر ہے 13 شوہر، یعنی ٹارگٹ کر کے شور کیا جاتا ہے یہاں پہ. یہ کس وقت کام آئے گا؟ اور شور کرنا کیا مسئلہ ہے؟ اشرافیہ کے لیے شور کرنا، شور بدلنا، بیویاں بدلنا کیا ایشو ہے اشرافیہ کے لیے؟ ترقی، دنیاوی ترقی. وہ کدھر گئی فضیلہ عباسی؟ کبھی نام سنا ہے؟ میڈیا نے نام لیا ہے کیونکہ جن کی تھی انہوں نے سنبھال لی، اس کو بھی سنبھال لیں گے. صرف ترمیم کی دیر ہے، ہمارے سینے پہ مونگ ڈلے گی. اگلی خبر پہ آئیں. مکھیہ منتری پھر خبروں میں. 65 لاکھ کا اس کے ہاتھ میں پرس تھا اور اس کے جو 2 کروڑ کی وہ گھڑی تھی اور اپنا جہاز تھا. وہ پہنچی ہے آذربائیجان. یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. یہ لوگ، میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک کسان گدھے کو بڑی بے دردی سے مار رہا تھا. تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا یار کیوں مار رہے ہو بے زبان کو؟ اس نے کہا کہ میری گندم کھا رہا تھا. اس نے کہا کتنی کھا لی ہوگی؟ چلو گندم کھا لی ہے اب چھوڑ دو. کہتا ہے مجھے گندم کھانے کا غصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کھا لی ہے. گندم کھانے کے بعد میرے کو دانت کڈنا ہے. وہ جو گدھا مخصوص طریقے سے دانت نکالتا ہے، منہ بناتا ہے اوپر کر کے، کہ اس بات کا غصہ ہے. میری کڑوں کی کھا گیا ہے، میرے کو ڈاندی کڈنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ایک کڑوں کی کھا گئے کہ ڈاندی کڈ لیں. 2 کروڑ کے پرس دکھاتے ہیں، گھڑی دکھاتے ہیں عوام کو، کپڑے دکھاتے ہیں، اپنے جہاز دکھاتے ہیں، اور وہ جہاز بھر کے لے گئی ہے پھر آذربائیجان. میں نے آپ کو بتایا کہ آذربائیجان نئی منزل ہے ان کے کالے دھن کی. یہ وہاں پہ پار کر رہے ہیں. اس کے بعد حرام زدگی قرار دیا ہے رضوان رضی یا رضی دادا نے نئے صوبوں کو. حرام زدگی. اب حرام زادہ کون ہوا؟ کیونکہ یہ کس کا جو ہے نا ویژن ہے، نئے صوبے. نون لیگ نے اس کا پٹا نکال دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ لے دے کے نون لیگ کو پورے پاکستان میں کچھ ضلع جانتے ہیں. اب وہ ہیں پنجاب کے. KPK میں نون لیگ کو کوئی جانتا ہے؟ اختیار ولی کون ہے؟ اختیار ولی کو گھر سے گوشت نہیں ملتا دوسری دفعہ. KPK میں. بلوچستان میں کون ہے؟ سندھ میں کون ہے؟ وہ مسلی ہاشمی، کیونکہ کراچی بڑے ہاشمی تھے، شاہ نہال ہاشمی، وہ مسلی وہ ہے سندھ میں. کون جانتا ہے ان کو؟ کوئی نہیں جانتا. تو وہ اب انہوں نے رضوان رضی کو چھوڑ دیا نئے صوبوں پہ. جس طرح پیپلز پارٹی کو سندھ کے علاوہ کون جانتا ہے؟ سندھ بھی انٹیریئر، کراچی وغیرہ نہیں، حیدرآبادی انٹیریئر، وہ اندر سندھ، وہ جانتے ہیں ان کو. بدماشی ہے. فریال تالپور بدماش ہے، شادیہ مری بدماش ہے، نفیسہ شاہ بدماش ہے، شرمیلہ فاروقی بدماش ہے. اور وہ ووٹ لیتے ہیں، ڈنکی کی چوٹ پہ لیتے ہیں، جرنیلوں کی سپورٹ سے لیتے ہیں، جرنیلوں کی آڑ میں لیتے ہیں. کیا بڑے گھروں میں فرعون رہتے ہیں یا بڑے گھر فرعونوں کے ہوتے ہیں؟ کوئی شک نہیں ہے. میں ابھی آپ کے سامنے ثابت کر دیتا ہوں، اگر آپ نے غور سے سنا، جس طرح آپ میری ویڈیو غور سے سنتے ہیں.
मैंने उनसे पूछा, ख्वाजा साहब, पूरा आलम इस्लाम जवाल का क्यों शिकार है? गौर करना है, हम दुनिया के हर कोने हर खित्ते में मार खा रहे हैं। ख्वाजा साहब मुस्कुराए और जरा देर से बोले, फिरौनियत की वजह से। किसकी वजह से? फिरौनियत की वजह से। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। ये वो वक्त होता है जब सवाल पसंद नहीं करते। उन्होंने फरमाया, फिरौन के बेशुमार मानी हैं। इन मानों में एक मतलब बड़े घर वाला भी होता है। फिरौन ने खुदाई का दावा किया था। उसकी इस जसारत की वजह से अल्लाह ताला ने उसे नापसंद फरमाया। जब अल्लाह ताला किसी को नापसंद फरमाते हैं तो वो उस शख्स की हर अदा हर आदत को खराबी बना देते हैं। बड़ा गहरा फिक्र है। और आने वाले जमानों में जो भी शख्स अल्लाह के उस मुशरिक की पैरवी करता है, जो भी उसकी आदत अपनाता है, अल्लाह उसे भी जवाल उस अंजाम का शिकार बना देता है। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। उन्होंने फरमाया, फिरौनों ने मिस्र को बुलंदो बाला और वसीओ अरीज इमारतें बनाने का शौक दिया। उनको शौक था। एहराम मिस्र देखें, उनका ख्याल था महल्लात, दरबार, किले और दरवाजे ताकत और अख्तियार की अलामत होते हैं, और अगर उन्होंने खुद को खुदा साबित करना है तो उन्हें पहाड़ों से बुलंद इमारतें बनानी चाहिए। चुनाचे वो इस खब्त में, पागलपन में मुब्तला हो गए। वो जरा देर के लिए रुके, मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और उसके बाद बोले, यहां तक कि उन्होंने अपने लिए दुनिया की सबसे बड़ी कब्रें तैयार की, एकड़ों पर फैली हुई कब्रें। आप एहराम मिस्र देखें। एहराम मिस्र क्या है? ये फिरौनों की कब्रें हैं। ये क्या हैं? ये वसीओ अरीज कब्रें हैं। साइंस आज तक हैरान है, ये लोग इतने बड़े बड़े पत्थर कहां से लाए? उन्होंने ये पत्थर एक दूसरे के साथ कैसे जोड़े? और उन लोगों ने क्रेनों के बगैर ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर कैसे रखे? ये मकबरे दरअसल उनकी सोच और फिक्र के आईनादार हैं। ये मकबरे साबित करते हैं फिरौन यकीनन बड़े घरों वाले लोग थे, और वो अपने बड़े बड़े घरों, कलों और कब्रों से खुद को खुदा साबित करना चाहते थे। ख्वाजा साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। मैंने अर्ज किया, लेकिन फिरौन के घरों का हमारे जवाल के साथ क्या ताल्लुक? बुर्ज खलीफा डॉट कनेक्टिंग अगर आप कर लेंगे, किसी सियासी खबर सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट वतन अजीज है, हमारा टारगेट जर्नैल है। आप सारा जो है ना समझ जाएंगे क्या ताल्लुक। वो मुस्कुराए, बड़ा गहरा ताल्लुक है। फिरौन अल्लाह का दुश्मन था, और अल्लाह अपने दुश्मन की आदतों को पसंद नहीं करता, आदतों को। चुनाचे दुनिया के तमाम बड़े घरों वाले लोग जल्द या बदेर फिरौन जैसे अंजाम से दो चार हो जाते हैं। ये तो होगा लैट्रीन, बाजवा, 90 कनाल की कंटोनमेंट की जमीन पे कब्जा कर लिया घर के सामने, 90 कनाल की, और उसको बाल्ड गा दी अपने घर के सामने, और मुंह चो घू निकलना पाया, कान चो घू निकलना पाया। बीवी को बहू और बहू को बीवी कहता है। जल्द शिकार हो जाते हैं ये लोग। उनकी खुदाई और उनके बड़े बड़े घर बिल आखिर जवाल पजीर हो जाते हैं। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोले, तुम दुनिया में तरक्की और पस्ती पाने वाले लोगों, मुआशरों, कौमों और मुल्कों का जायजा लो तो तुम्हें छोटे घरों, छोटे दफ्तरों और छोटी गाड़ियों वाले लोग, मुल्क और मुआशरे तरक्की पाते नजर आएंगे, जबकि हर वो मुल्क जिसके बादशाह, हुक्मरान, वजीर, मुशीर, ब्यूरोक्रेट्स और ताजिर बड़े घरों, बड़े दफ्तरों में रहते हैं, वो मुल्क और वो मुआशरे ज़वाल पजीर हो जाएंगे या होते हैं। क्या ख्याल है?
मैं खामोशी से सुनता रहा। उन्होंने फरमाया, पूरा आलम इस्लाम बड़े घरों के पागलपन में, खब्त में मुब्तला है। बड़े घर। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा महल ब्रुनाई के सुल्तान के पास है। अरब में सैकड़ों हजारों महल्लात हैं और उन महल्लात में सोने और चांदी की दीवारें हैं। और इस्लामी दुनिया इस वक्त कीमती और महंगी गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट है। इस्लामी दुनिया सबसे बड़ी मार्केट। वो खामोश हुए, जरा देर सोचा, फिर बोले, तुम पाकिस्तान को देखो। तुम ईवान सदर, वजीर आजम हाउस, आर्मी हाउस, आर्मी चीफ हाउस, गवर्नर हाउसेज, कोर कमांडर हाउसेज, आईजी हाउस, डीआईजी हाउसेज, डीसीओज हाउसेज और सरकारी गेस्ट हाउसेज को देखो। ये सब क्या है? क्या है ये जब उन घरों से निकलते हैं तो बाहर रेडी वालों के साथ क्या करते हैं, ट्रैफिक के साथ क्या करते हैं? ये सब बड़े घर हैं। पाकिस्तान के एक जिले में 18वें ग्रेड के एक सरकारी ओहदेदार का घर 106 कनाल पर मुश्तमिल है। 106 कनाल। मैं गुज़िश्ता 15 या 17 साल से 5 मरले पर रह रहा हूं फैमिली के साथ। ये 106 कनाल। रावलपिंडी का एक साबिक ईवान सदर इस कदर बड़ा था कि उसमें यूनिवर्सिटी बनाई गई। पता है आपको? फातिमा जिन्नाह यूनिवर्सिटी, कभी जाकर देखें, औरतों की। ये ईवान सदर था, या रहता था यहाँ पे, अयूबी रहा है, ये ईवान सदर था। और जब वो दफा हुए, वो घर, पूरी यूनिवर्सिटी, मैं गया हूं, आप उस यूनिवर्सिटी में जाएं, आप गुम हो जाएंगे। आपके यहां एक बंदा रहता था, एक बंदा। उस दिन मैंने आपको क्या कहा? आप ईवान सदर चले जाएं, और अगर आप बगैर गाइड के बाहर आ गए, मैं आपको इनाम दूंगा। आप ईवान वजीर आजम चले जाएं, जहां वॉकिंग ट्रैक अंदर हैं, आप बाहर नहीं आ सकेंगे, भूल जाएंगे। यूनिवर्सिटी बनाई गई। इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस का रकबा सुनना है, कैद आजम यूनिवर्सिटी के मजमूई रकबे से 4 गुना बड़ा है। जो मैं बता रहा हूं, कभी कैद आजम यूनिवर्सिटी देखें कि वो कितनी बड़ी है। उससे 4 गुना, जो इमरान खान कहता था, इमरान खान कहता था ना, 4 गुना बड़ा वजीर आजम हाउस है, जिसमें रहता कौन है? शबू पालिशिया, मनी लॉन्ड्रर, क्रिमिनल साला, वो रहता है। ईवान सदर में कौन रहता है? टिकट ब्लैक करने वाला, हाकिम अली जरदारी का नाखलफ बेटा, वो रहते हैं जी। 4 गुना है। लाहौर का गवर्नर हाउस पंजाब यूनिवर्सिटी से बड़ा है। बताएं आजकल कौन रह रहा है? वो एक लुगड़ है, मेरा ख्याल है फतेह जंग का, अनपढ़ जाहिल, कोई सरदार है पीपल्स पार्टी का। उस दिन मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद में ये गवर्नर, तो पहली साफ में जगह पहले पड़ी थी, पहली साफ में। एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद ओयाज, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, डॉक्टर साहब कह गए। उसकी अगली साफ में, और बंदूकों वाले साथ मस्जिद में। इसका बैकग्राउंड मालूम करें, ये कोई ट्रांसपोर्टर होगा, कोई रस्सागीर होगा, शक्ल से ही लगता है सरदार सलीम है या पता नहीं कौन है। उसमें वो रहता है, पंजाब यूनिवर्सिटी से बड़ा है जी। यही बातें करते करते खान जेल पहुंच गया। इसी गवर्नर हाउस को गिराने की कोशिश की थी, और जो कंजरियां बैठी हैं, शराफिया की कंजरियां, बिचेस ऑफ द रिचेस जज, उन्होंने रुकवा दिया था। क्योंकि जजों को भी पता है हमारे घर भी खतरे में आएंगे, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। उन्होंने रुकवा दिया। यूनिवर्सिटी से बड़ा है। और ईवान सदर का सालाना खर्च पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों के मजमूई बजट से ज्यादा है। बताएं, सारी यूनिवर्सिटियों से ज्यादा है ईवान सदर का बजट जी।
मैं खामोशी से सुनता रहा। तुम लोग अपने हुक्मरानों के दफ्तर देखो, उनकी शान और शौकत देखो। मैं कई दफा गया हूं। इनके इखराजात और अमला देखो। क्या ये सब फिरौनियत नहीं? क्या इस सारे ताम झाम के बाद भी अल्लाह ताला हमसे राजी रहेगा? खुलफाए राशिदैन के दफ्तर, गाड़ियां, मोटरकेड, उनको छोड़ें, वो तो पैर बराबर भी नहीं है रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनकी अपनी क्या लाइफस्टाइल था। जबकि इसके बरक्स तुम दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों का लाइफस्टाइल देखो। बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। दुनिया में सिर्फ 18 ममालिक ऐसे हैं जो दौलत में बिल गेट्स से अमीर हैं, 18 मुल्क। बाकी 192 ममालिक उससे गरीब हैं एक शख्स से। लेकिन यह शख्स अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता है, वो अपने बर्तन खुद धोता है। खुलफाए राशिदैन, वो साल में 1-2 मरतबा टाई लगाता है। कभी कभी टाई आप नहीं देखेंगे गेट्स की। और इसका दफ्तर माइक्रोसॉफ्ट के क्लर्कों से बड़ा नहीं। वॉरेन बफेट दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स है। यानी आप तो नंबर आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन बहुत अमीर है। इसके पास 50 वर्ष पुराना छोटा घर है। यूट्यूब पे देख लें, यूट्यूब पे किसी को शक है तो देख लें। इसके पास 1980 की गाड़ी है। और इसका दोस्त कहता है कि वॉरेन बफेट पुरानी गाड़ियों में बड़ा इंटरेस्टेड होता है। कंडीशन अच्छी हो, कहीं पे गाड़ी बिक रही हो, सेकंड हैंड चली हुई, तो वॉरेन बफेट दोस्तों को कहता है मुझे बताना। बड़ा शौकीन है यूज्ड गाड़ियों का। जी, बरतानिया के वजीर आजम के पास 2 बेडरूम का घर है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। जर्मनी की चांसलर को सरकारी तौर पर 1 बेडरूम और एक छोटा सा ड्राइंग रूम मिला हुआ है। जर्मनी। इजराइल का वजीर आजम दुनिया के सबसे छोटे घर में रह रहा है। सबसे छोटा घर इजराइल के वजीर आजम का है। उसकी बिजली तक कट जाती है। बिल क्लिंटन को मोनिका ल्यूविन्स्की केस के दौरान कोर्ट फीस अदा करने के लिए दोस्तों से उधार लेना पड़ा था। ये बड़ा मशहूर स्कैंडल था, बिल क्लिंटन और मोनिका ल्यूविन्स्की। व्हाइट हाउस के सिर्फ 2 कमरे सदर के इस्तेमाल में हैं। ओवल ऑफिस में सिर्फ 4 कुर्सियों की गुंजाइश है। आपने देखा होगा ओवल ऑफिस, इमरान खान की भी मुलाकात हुई थी। और जापान के वजीर आजम को शाम 4 बजे के बाद सरकारी गाड़ी की सहूलत हासिल नहीं। चुनाचे तुम देख लो, छोटे घरों वाले ये लोग हम जैसे बड़े घरों वाले लोगों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये आगे बढ़ रहे हैं और हम दिन रात पीछे जा रहे हैं। वो खामोश हो गए। मैंने अर्ज किया, गोया आपको फरमाना है हम तरक्की नहीं कर सकते? उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, हां, जब तक हम फिरौन के दरबार से निकलकर मूसा के खाकसारों में शामिल नहीं होते, जब तक हम बड़े घरों से नकल मकानी करके छोटे घरों में नहीं आते, और जब तक हम किलों, ईवानों, महलों, आर्मी चीफ हाउसों से निकलकर मकानों, घरों और फ्लैटों में शामिल नहीं होते, हम उस वक्त तक तरक्की नहीं करेंगे। हम उस वक्त तक बड़ी कौम नहीं बनेंगे। सफदरनी बुढ़ी 1.5 करोड़ या 2 करोड़ की घड़ी बांधी हुई थी। वो रुके, उन्होंने कुछ सोचा और मुस्कुराकर बोले, तुम खुद बताओ, अल्लाह ने जो कानून अपने नबियों के लिए नहीं बदला था, नबियों के लिए, वो ये कायदा हमारे लिए क्यों तब्दील करेगा? 1,24,000 पैगंबर, बड़े घर, सुना है कभी? पढ़ा है किसी किताब में? अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।